नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खुआल आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी और इंडियन पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की यदि हम बात करते हैं, तो हम एक वीडियो कर चुके हैं दोस्तों। आज हम उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? तो एक बार फिर बता देता हूँ इम्पोर्टेंट किन-किन एग्जाम के लिए तो आपके सामने लिखा हुआ है यूपीएससी, एचसीएस, यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस कोई दे रहा है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। सीटी के लिए, एचटेट के लिए, डीएसएसबी के लिए, जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस दोस्तों आती है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब बात करते हैं इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो, ये इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों। यदि चीज़ें आपको ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? और अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? करते हैं आज की शुरुआत देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। आपको अच्छे से पढ़ना है चीज़ों को और पढ़ के अपना आंसर टिक करना है, ठीक है? डिटेल में हम पढ़ेंगे चीज़ों को देखिएगा। ये कह रहा है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 ये कह रहा है 1919 का जो एक्ट है उसकी बात कर रहा है। द फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिवाइज्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो दोस्तों कल मैंने एक बात बताई थी आपको लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमने वहां पे बात की थी कि जो एक्ट आया था 1919 का एक्ट तो उसमें क्या किया गया था सेंटर और प्रोविंस जो थी प्रांत और केंद्र के सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया था और जो प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे दोस्तों उनको दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया था एक तो क्या था डिवाइड और दूसरा क्या था ट्रांसफर्ड ठीक है दोस्तों तो उसी की बात कर रहे हैं which of the following were considered with reserved subject ये कह रहा है कि जो 1919 के में जो अलग अलग सब्जेक्ट बांटे गए थे और जो प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे प्रांत के उनके अंदर जो रिवाइड सब्जेक्ट है इनमें से कौन कौन से हैं तो हमने कल देखा था दोस्तों कौन कौन सा था एडमिनिस्ट्रेशन लैंड रिवेन्यू इसके अलावा पुलिस दोस्तों ये नहीं था ये किस में था आपका ट्रांसफर्ड में तो आंसर आपका बनेगा दोस्तों ए बी और सी ठीक है इसके बारे में देखते हैं देखिएगा एक बार फिर से हम लास्ट टाइम इसकी बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल प्रोविंस गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिवाइज्ड एंड द ट्रांसफर दो जगह चीजें बांटी गई थी यदि मैं बात करूं रिवाइज सब्जेक्ट के अंदर रिजर्व के अंदर क्या था जस्टिस था लैंड रिवेन्यू था पुलिस था लॉ एंड ऑर्डर था फाइनेंस और इरिगेशन डिपार्टमेंट की इन लोगों की बात है दूसरा यदि हम बात करें तो ट्रांसफर्ड लिस्ट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी एजुकेशन मिलेगा सब्जेक्ट लाइक हेल्थ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एक्साइज ड्यूटी ये सारे के सारे जो थे ये किसमें थे ट्रांसफर थे ठीक है दोस्तों तो सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी ठीक है बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा which of the following is or are the main features of the government of Indian Act 1990 1919 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम की मुख्य विशेषता है कौन सी है इसमें ये आपको देखिए प्रांत की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन प्रणाली तो आप देखो ड्यूल सिस्टम डायरकी सिस्टम कहाँ पे लाया गया था तो आप कहोगे सर 1919 के एक्ट में ही आया तो मतलब पहली बात आपकी सही है दूसरी हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ सेपरेट कॉम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर मुस्लिम ये कहोगे सर ये इसमें नहीं आया था ये कह रहा है मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया तो आप कहोगे सर ये इसमें नहीं है किसमें आया था 1909 के मतलब इसमें नहीं है तो ये नहीं है मतलब दो जहां है वो काट दो दो जहां नजर आ रहा है तो आप कहोगे सर ये भी है और ये भी है काट दो ये चेक करते हैं ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेचर पावर बाय द सेंटर टू द प्रोविंस केंद्र के द्वारा प्रांतों की विधायक शक्तियों का हस्तांतरित किया गया था तो आपको भी सर ये बात भी बिल्कुल जायज है कि यहाँ पे भी ट्रांसफर भी यहाँ किया गया था तो दोस्तों आपका आंसर कौन कौन सा बनेगा एक और तीन ये रहा सी ठीक है दोस्तों क्योंकि चीजों को क्या कर दिया था तो डिवाइड किया था तो चीज हमने डिटेल ये रही इसकी ये कह रहा है भारत का जो अधिनियम 1919 की विशेषता है ना इसमें क्या क्या दी गई है पहली और तीसरी सही है फर्स्ट एंड थर्ड सही है तो पहली बात तो ये कर रहा है इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में कार्यकारी सरकार तैयार की डूल सिस्टम डूल गवर्नमेंट की बात कर रहा है ये है ना एक तो सेंटर पे थी और एक प्रोविंस के अंदर तो पहली बात तो ये है और इसको
प्रोविंस थी, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। दूसरी की बात करूँ तो दूसरा हमारा कंफ्यूज है, क्योंकि ये जो है ये 1919 के एक्ट में था, 1919 के एक्ट में, 1909 के एक्ट में, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल of India is based on the scheme mentioned in which of the following। भारत में संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो दोस्तों देखो, अभी तक तो वो क्या किए थे, सब्जेक्ट बांटे थे, लेकिन ये क्या कह रहा है, शक्तियों का बंटवारा, पावर, पावर की बात कर रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूट कहाँ की गई थी। तो दोस्तों वो 1935 के एक्ट में सबसे पहली बार की गई थी। आप जानते हो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वो तीनों की तीनों बात किसमें की गई थी, इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपकी पावर्स है वो डिवाइड कर दी गई थी कि इस पे सिर्फ सेंटर काम करेगा, इस पे सिर्फ स्टेट काम करेगा और इस पे दोनों मिलके काम करेंगे। तो ये बात सबसे पहले कहाँ की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, ये रहा आपके सामने। यहाँ पे क्या किया गया था, डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन किया गया था बिटवीन किसके, सेंटर एंड स्टेट्स। In the Indian Constitution, based on the plan mentioned in Government of Indian Act 1935, under this act provision was made for the three list, तीन लिस्ट बनाई गई जो आज भी हमारे किसी में देखने को मिलती है, हमें सेवंथ शेड्यूल के अंदर, सातवीं अनुसूची में देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये डिवाइड करने की बात कहाँ पे की गई थी दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये डिवाइड कहाँ पे की गई, 1935 के एक्ट में। एक चीज और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा 1935 के एक्ट में और आज में क्या फर्क है। तो दोस्तों देखो, हमारा जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन है जो अडोप्ट किया है हमने 1935 वाले से ही किया है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, इसमें फंडामेंटल राइट जो थे वो नहीं थे, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट की यहाँ बात नहीं की गई थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने 70% के आसपास जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा किससे लिया है, 1935 के एक्ट से। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये हमारे समझ में आ गई कि तीन लिस्ट की बात की गई। इसके अलावा देखो, दिस एक्ट एबोलिश्ड ड्यूल रूल इन द प्रोविंस, जो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली थी दोस्तों उसको खत्म कर दिया गया, एंड कहाँ पे लगा दिया गया इसको, सेंटर में, सेंटर में इसको अप्लाई कर दिया गया था, ठीक है। तो और नई बात क्या है, दिस एक्ट इंक्लूड प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, विच वॉज टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रोविंस एंड ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, चीफ कमिश्नर एंड इंडियन प्रोविंशियल स्टेट। तो यहाँ पे बात सीधी सी यही है कि 1935 के एक्ट में क्या किया गया, लिस्ट को डिवाइड किया गया तीन भागों में। इसके अलावा प्रोविंस से हटा के ड्यूल सिस्टम कहाँ पे ले गए, सेंटर में। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया, जिसमें क्या किया इन्होंने, ब्रिटिश जो प्रोविंस थे वो और अलग से जो इनकी स्टेट थी उन सभी को मिलाने का इन्होंने काम किया, ठीक है। देखिएगा आगे लीजिए, हु अमंग द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। कौन सा ऐसा है, देखो प्रांत, सीधी सी बात है, प्रांत का मतलब प्रोविंस को क्या किया था इन लोगों ने, जैसे ही इन्होंने ड्यूल सिस्टम हटाया दोस्तों, कहाँ से, प्रांतों से, उनको कर दिया था फ्री। तो यहाँ पे स्वायत्तता दी गई किस एक्ट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, 1935 के अधिनियम के तहत उनको क्या किया गया था, जो प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या कर दिया गया था, यहाँ पे फ्री करने की इन लोगों ने बात की। पढ़ते हैं इसके बारे में, देखो यही बात आपके सामने है, 1935 में भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई। यहाँ पे लिख रखा है इंट्रोड्यूस प्रोविजन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इंडिया, दिस एक्ट अबोलिश सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, प्रोविंस से ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको हटा दिया गया, एंड देन एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, इनको क्या कर दिया गया था, फिर फ्री कर दिया गया था, अपने बेस पे आप चीजों को चलाओगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है दोस्तों अच्छे से, क्या कह रहा है, द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाज, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघीय व्यवस्था थी, क्या नाम दिया गया था। तो दोस्तों अभी तो बताया आपको, ऑल इंडिया यूनियन, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम। तो देखिएगा ये रहा,
अंडर दिस एक्ट क्या किया गया? द ऑल इंडिया यूनियन वाज प्रपोज्ड फेडरल सिस्टम। 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय संघ का एक प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। ठीक है दोस्तों, दिस यूनियन वाज फॉर्म्ड किस किस से बनी थी? तो आपको हो गए 11 ब्रिटिश प्रोविंस थी, इसके अलावा 6 आपके पास चीफ कमिश्नरी थी, एरिया थे, एंड दोज प्रिंसली स्टेट विच, एक मिनट दोस्तों, हाँ, यहां से ही देख लीजिए, 11 क्या थे इसके अंदर? ब्रिटिश प्रांत थे। 6 क्या थे इसके अंदर? आयुक्त क्षेत्र थे, जो चीफ कमिश्नरी है। और उन रियासतों के द्वारा किया गया था, कौन कौन सी रियासत? जो अपनी मर्जी से संघ के अंदर क्या हुए थे दोस्तों? शामिल हुए थे। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, जो भी प्रोविंस थी उनको शामिल होने के लिए अनिवार्य था। लेकिन लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, रियासतों के लिए यह विकल्प था। हालांकि यह व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकी, क्योंकि रियासतें प्रस्तावित संघ में शामिल नहीं हुई। जो प्रस्तावित ये चीजें है ना, पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि प्रांत थी, जो लोकल गवर्नेंस थे, जो लोकल राजा थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके और अपने हिसाब से काम किया। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि मैं बात करूं, इसमें सबसे पहले क्या बनाया गया था? एक तो आपको हो गए इंडियन यूनियन की इसमें बात की गई। और इसमें क्या था? 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे और 6 चीफ कमिश्नरी थी, और ये मिला के सारा का सारा क्या बनाया गया था? इंडियन यूनियन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। और इनको प्रोविंसों को कंपलसरी कर दिया था कि आपको यहाँ मिलना ही मिलना है इस फेडरेशन के अंदर, लेकिन बहुत सारे नहीं मिले, जिस कारण से ये व्यवस्था ये ठीक नहीं चल पाई और पूरी नहीं हो पाई। बस यही बात इसमें लिख रखी है। प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशिंग एन ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान सम्मिलित किया गया। कहाँ से सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो आप साफ साफ एक बात कहोगे, किसी में आया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें बात यही है, कब आया था? तो आपको 1935 में। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, कल हम 1773 से लेके 1919 तक आए थे। आज 1919 के एक्ट के कुछ क्वेश्चन हमने किए, और आज जो आपका मेजर जो टॉपिक है ना, वो कंप्लीट होने जा रहा है। कौन सा? तो आपको हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो आपका एक्ट है वो पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूटिज्म? निम्न में से किस अधिनियम में संवैधानिक निरपेक्षता का सिद्धांत पेश किया गया था? तो दोस्तों इसी में किया गया था, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा दस्तावेज था जो यहाँ पे लाया गया। इसके बाद कोई इससे बड़ा या इससे अच्छा या बेहतर आप कह सकते हो, किसी भी प्रकार का एक्ट नहीं आया। ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एक्ट था, जिसमें सारी की सारी बातें की गई। दिमाग में चीजें ना भी रहे ना, इन चीजों के बारे में बात करें, तो आपको नहीं आता तो कोशिश करना आप इसी पे टिक लगा दो, क्योंकि इसके अंदर जितने रिफॉर्म किए गए थे पीछे नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अंदर देखिएगा दोस्तों, कब हुआ था? तो सीधी सी बात इसमें दे रखी है, कब? 1935 के एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले। किसका? संवैधानिक निरपेक्षता का सिद्धांत पेश किया गया। यह अधिनियम भारत को पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। बात ध्यान रखना है, कौन सा एक्ट सिद्ध हुआ? तो 1935 का एक्ट। यह भारत के लिए तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे लंबा और सबसे जटिल दस्तावेज था। अभी बात की दोस्तों मैंने आपसे। और इसमें क्या होती है? 100 331 तो धाराएं थी दोस्तों, इसमें क्या कहोगे? 331 धाराएं, और 10 क्या थी इसमें? अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, और इस अधिनियम के द्वारा वायसराय तथा प्रांतीय गवर्नर की शक्तियां बढ़ा दी गई। और इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायपालिका मतलब सेंट्रल जुडिशरी, और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन आदि का प्रावधान भी किया गया। तो दोस्तों अभी हमने बात की पीछे कि यहाँ पे शक्तियों का भी बंटवारा किया गया था, है ना, पावर्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो वो सारी बात ये कर रहा है। तो सबसे बड़ा दस्तावेज था 331, इसके अंदर धाराएं थी, सेक्शन थे 331 ये रहे। और इसमें 10 शेड्यूल थे, 10 शेड्यूल थे, और जिसमें पावर बढ़ा दी थी किसकी? वॉइसरॉय की, ताकि चीजें हैं वो अच्छे से और मैनेज की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट एलिमेंट एक्सेप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935? निम्नलिखित में से
कौन सा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकृत एक महत्वपूर्ण एवं स्थायी तत्व नहीं है? तो दोस्तों ये कह रहा है इनमें से कौन सा 1935 में नहीं था? तो दोस्तों देखिएगा पहला पढ़ते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। तो दोस्तों यही नहीं था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की इसने कोई बात ही नहीं की थी। इसके अलावा देखिए विधायिका के लिए निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधि होगी, ये सारी बात इसमें की गई थी। एक महासंघ की योजना, बिल्कुल ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी। नॉमिनेशन एंड गवर्नमेंट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, बात सही है। ये सारी की सारी चीजें थी दोस्तों, लेकिन थी नहीं क्या? ये नहीं थी, संविधान की बात इसने नहीं की। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिख रखी है। देश में एक लिखित संविधान महत्वपूर्ण और स्थायी तत्व नहीं है, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये बात स्वीकार की गई थी। ठीक है, लेकिन लिखित संविधान की बात करने वाला सबसे पहली बार क्या आया था? 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया दोस्तों, उसमें बात की गई थी किसकी? इसके मौलिक रूप से स्वीकार किया गया था। लेकिन 1935 के एक्ट में इसको क्या कर दिया गया था दोस्तों? नकार दिया गया था। ठीक है, बात ध्यान रखनी है ये। आगे बढ़िएगा। टू विच ऑफ द फ्लोइंग वर द प्रेजुडिशरी पावर confirmed by the union established by the act of 1935। निम्नलिखित में से 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ के द्वारा प्रदीप्त अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? सिर्फ एक ही बात कह रहा है दोस्तों, जो जैसे देखते हैं ना हम, कुछ हमने यूनियन में दे दी पावर, कुछ हमने स्टेट में दे दी, कुछ कंकरेंट में दे दी, लेकिन कुछ ऐसी बच गई जो इन तीनों में नहीं है, तो वो किसको दी गई? तो दोस्तों यहाँ पे किसको दी गई थी, ये बात ध्यान रखना है, टू द गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल को यहाँ पे भी पावर दी गई थी। ये बात यहाँ पे यही लिखी गई है। 1935 के एक्ट में जो ये पावर डिवाइड करने के बाद डिवाइड कर रखी है दोस्तों, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधी सी बात यही है। जो पावर थी दोस्तों, वो डिवाइड करने के बाद जो भी बची तो वो किसको दे दी गई थी? वो दे दी गई थी किसको दोस्तों? गवर्नर को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म वाज द लेटर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस contained in the Government of Indian Act 1935 incorporated in the Constitution of India in the year 1950। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में शामिल किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट आपका है 2010 का। तो किस रूप में दोस्तों इसको 1935 के जो एक यहाँ पे निहित निर्देश था, इसको शामिल किया गया था कब? 1950 में। और किस रूप में शामिल किया? तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में इनको माना गया था। देखो इसमें बात साफ-साफ लिख रखी है आपकी। आंसर यहाँ है दोस्तों बी, और यहाँ चेक करो अब इसको देखो। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित पत्र 1950 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में संलग्न निर्देश पत्र ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल तथा भारत के औपनिवेशिक उपनिवेशों के गवर्नरों को जारी किया गया था, एक प्रपत्र था। तो पहले किसको जारी किया गया था, ये ध्यान रखना है। तो गवर्नर जनरल को इसमें प्रपत्र ये जारी किया गया था, मतलब जो लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो इनको दिया गया था, जिसे गवर्नर जनरल मानकर अपना कार्य संचालित करते थे। और केंद्र बिंदु इसमें एकमात्र अंतर यह है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कार्यपालिका और विधायिका के लिए निर्देश है। तो ये इन दोनों के लिए निर्देश है दोस्तों। तो मुद्दा यही है, कब आए? तो 1935 के एक्ट में आए। हमने कब अडोप्ट किए? 1950 में अडोप्ट किए। किस रूप में? तो आप कहोगे सीधी सी बात है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में हमने किए। पहले जारी किसको किए गए थे? तो गवर्नर को जारी किए गए थे, ताकि आपको एक वेलफेयर स्टेट के रूप में यहाँ काम करना है। ठीक है, वही काम क्या है आज? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। ठीक है, तो हमने कब अडोप्ट किए थे? तो आप कहोगे 1950 में इनको अडोप्ट किया। ठीक है दोस्तों, बढ़िए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्या कह रहा है? बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल गोड फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? किस एक्ट के द्वारा इनमें से भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों हमें पता है 1935 के एक्ट के द्वारा की गई। और कब स्थापित हुआ था? तो 1937 में। यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब नन ऑफ अबो, ये आंसर रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कब हुई थी देखिए दोस्तों, तो नन ऑफ अबव आपका आंसर रहेगा। बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 अ फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ऑन अक्टूबर 1935। फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। दोस्तों आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी के अंदर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे सीपीआई लगा है।
जब यहाँ पे दिल्ली में फेडरल कोर्ट बनाया गया दोस्तों, तो इसका सीधे के बाद आपको याद इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़िए। As a result of which of the following acts Burma separate from the India? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? दोस्तों आप पढ़ते हैं इस बात को, बर्मा को अलग किया गया था किस एक्ट के द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955। दोस्तों सिर्फ बर्मा नहीं किया गया और भी बहुत सारे किए गए। तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 है, इसमें बर्मा को सेपरेट किया गया फ्रॉम फ्रांस से इंडिया। अंडर दिस एक्ट सिंध was made a separate state from the Bombay। तो बम्बई से अलग करके एक और प्रांत बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, सिंध को अलग किया गया। और बिहार एंड उड़ीसा वर ऑल्सो फॉर्म्ड एज टू सेपरेट। इसी के दो और स्टेट बनाए गए। बर्मा को अलग किया, इसके बारे में जानते हैं। सिंध को अलग किया गया था बॉम्बे से, और दोनों ही स्टेट को, बिहार और उड़ीसा को, एक दूसरे से सेपरेट किया गया। ठीक है, तो किस एक्ट में किया गया? तो आप सीधी सी बात है 1935 के एक्ट में ये बात हुई। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। पसंद आ रही है चीजें, समझ आ रही है, अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू सेड वी वर गिवन अ कार विच हैड जस्ट ब्रेक्स बट नो इंजन। ये कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के बारे में कहा कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें सिर्फ क्या है, ब्रेक थे, लेकिन क्या नहीं था, इंजन नहीं था। तो ये बात की गई थी किसके लिए? 1935 के एक्ट के लिए ये बात की गई थी। देखिए क्यों ऐसा कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ एक बात कही 1935 में, कहा क्या कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें किसी भी प्रकार के ब्रेक तो हैं लेकिन क्या नहीं है, इंजन नहीं। इस अधिनियम में प्रांतीय विधायिका जो प्रोविंस लेजिस्लेचर है के सभी सदस्य चुने गए थे। बात सही है। देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली लेजिस्लेटिव वर इलेक्टेड, सारे के सारे इलेक्ट किए गए थे। इसके तहत कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेही बनाया गया था तथा वोट देने का अधिकार भी विस्तृत किया गया। तो ये बात इसके अंदर की गई। बस बात ये ध्यान रखना है, कोटेशन आपसे पूछा जाता है बहुत बार, तो किसके लिए कहा गया था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसके लिए बात की गई कि हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी गई है जिसमें ब्रेक तो है बट क्या नहीं है, इंजन नहीं है। ठीक है, ये बात इसके लिए की गई। ये कोटेशन है दोस्तों, कई बार कभी करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज देख लीजिए। हु सेड, किसने कहा? आई हैव नो अपोलोजाइज फॉर द चार्ज दैट अ लार्ज portion of the government of Indian Act 1935 has been reproduced in the draft constitution। किसने कहा कि मुझे इस आरोप के लिए कोई खेद नहीं है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े हिस्से को संविधान के मसौदा में पुण्य प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये बात कहने वाले कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कैबिनेट मिशन वॉज सेंड टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। जो निम्नलिखित में से किसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था? तो दोस्तों ये बात आपको बतानी है किसके लिए भेजा गया था। तो पहली बात पढ़ते हैं हम। टू इस्टेब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने की बात की गई थी। तो आप कहोगे नहीं सर। टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये बात इसमें कही गई थी कि एक सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करना है आपको। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में बात की गई थी। द आउटवर्क ऑफ द डिटेल्स ऑफ जिन्नाज डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये बात भी गलत है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या है यहाँ पे? ओनली टू, सी आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सी आपका आंसर है। इसमें साफ साफ एक बात कही गई थी, कैबिनेट मिशन के टाइम पे जो पीएम थे वहां के कौन थे? प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली। ठीक है, वहां के प्राइम मिनिस्टर थे ये रे क्लाइमेट एटली। इनके द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार में भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए एक्ट भेजा गया था। और कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी दोस्तों? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन को वायसराय, वायसराय कौन थे उस टाइम पे? तो वायसराय भारत में कौन काम कर रहे थे? लॉर्ड वेविल। कब? 16 मई 1946 को। ठीक है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेविल के द्वारा किया गया एक बयान था जिसमें भारतीय राजनीतिक
दलों और प्रतिनिधियों की समझौते पर आने में विफलता के मद्देनजर भारत में एक संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव शामिल किए थे। तो सबसे पहली बार जब बात की गई दोस्तों किस में थी, कैबिनेट मिशन में थी, जो कब आया था 1946 में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखनी है। उस टाइम पीएम कौन थे, तो क्लाइमेट एटली वहां के पीएम थे ब्रिटेन के, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप कहोगे जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में दोस्तों इसको पास किया गया था। इसके बारे में डिटेल देखते हैं हम। तो देखिए, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को, ये रहा 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। तो कहाँ पे, ब्रिटिश संसद में कब लाया गया? तो आप कहोगे 4 जुलाई को, जिसमें ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई ऑफ 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। और इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप जो ये अधिनियम था, इसको बेस मानकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत को स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किया गया था। मतलब इसी के अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया था, एक सोवरिन स्टेट, सोवरिन नेशन ऑन 14 अगस्त, कौन, पाकिस्तान, एंड 15 अगस्त की यदि मैं बात करूं तो किसको, इंडिया को। तो इन दोनों को क्या कर दिया था दोस्तों, इन लोगों ने आजाद कर दिया था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग किया था। और ब्रिटेन में भारत के सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था, जो सेक्रेटरी था ना उसका पद खत्म कर दिया गया था। इसीलिए दोस्तों ये आपको दोनों तीनों तारीख है वो ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछता है। और दोनों तो नहीं, लेकिन ये दो डेट आपको पक्की याद रखनी है। 4 जुलाई को लाया गया था कब, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसको फाइनल कब किया गया, 18 जुलाई 1947 को। और फाइनल होने के बाद दोस्तों हमें आजादी कब मिली, 14 और 15 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन था ये। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 1935 का एक्ट हो चुका है। इसके अलावा भारत आजादी के लिए कुछ एक्ट आए थे जिसके बारे में हमने बात कर ली। ब्रिटेन के अंदर बना था, कब हम आजाद हुए थे। तो अब नेक्स्ट बात आएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, उनसे रिलेटेड चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों यदि समझ आ रही है बातें तो इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।